लास्ट क्लास में ये जो पॉइंट डिस्कस हुआ कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल है, कंडक्टर में किन्हीं भी दो पॉइंट्स में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना है, ठीक है ना। प्लस हमने एंड में ये पॉइंट डिस्कस किया कि जब भी हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टिंग बॉडी को तो वो चार्ज सरफेस पे अपीयर होता है, लेकिन सरफेस पर अपीयर होते हुए हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी एक रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, और वो रिलेशन है कि सिग्मा इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और वो सारी बात पर हमने फाइनली ये रिजल्ट पर आ गए कि जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ सिग्मा ज़्यादा होगी, और सिग्मा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डेवलप होगी नियर द सरफेस वो भी ज़्यादा होगी। ये सब बात क्या था। अभी नेक्स्ट आप एक पॉइंट समझो। जैसे ये एक रिजल्ट की तरह से याद कर लिया बात को कि किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में जो है वो ई हमेशा ज़ीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वैक्यूम में होगा, वैक्यूम मीन्स नो मीडियम, और अगर किसी मीडियम में होना है तो वो इंसुलेटिंग मीडियम में ही पॉसिबल है। कंडक्टिंग मीडियम में ई हमेशा ज़ीरो होता है। तो इंसुलेटिंग मीडियम में जो ई क्रिएट होता है, बिल्टअप किया जाता है। देखो केमिस्ट्री में आप एक बात पढ़ते हो कि हम किसी भी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें तो वो एटम आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने का मतलब है कि वो आयन है, वो चार्ज बॉडी है, राइट। तो एक मीडियम में, इंसुलेटिंग मीडियम में जहां न्यूट्रल एटम सब प्रेजेंट है मीडियम के अंदर, और हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्रिएट कर दिया, मीडियम इंसुलेटिंग है, तो फील्ड का नेचर क्या है कि उसने हर चार्ज पर फोर्स लगाना है। तो मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हर एटम देखो अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कलेक्शन है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ द एटम वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर होंगे विद इन द एटम। टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और टोटल नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट है, तो ऐसे उस एटम मॉलिक्यूल पर कोई एफ नेट तो नहीं लग रहा होता है, लेकिन फोर्स लगेगा जरूर, और फोर्स इनसाइड हर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। लेकिन मीडियम इंसुलेटिंग है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड हैं, और फील्ड फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स, फील्ड की फोर्स, जैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की सिचुएशन क्या हो जाएगी कि उनको न्यूक्लियस की भी फोर्स लग रही है और फील्ड की भी फोर्स लग रही है, लेकिन न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा है, फील्ड की फोर्स कम है, तो वो अपने न्यूक्लियस के साथ ही बाउंड रहते हैं। लेकिन अगर हम फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं, जो स्पेस में मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बिल्टअप किया है उस फील्ड को बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी वैल्यू ऑफ फील्ड पर हम पहुंचेंगे जिस फील्ड की फोर्स से उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से जो बाउंड थे उससे फ्री हो जाते हैं। यानी इंसुलेटिंग मीडियम में भी एक लिमिटिंग वैल्यू है फील्ड की, उससे ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड उस मीडियम में क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उस इंसुलेटिंग मीडियम के एटम्स को आयनाइज कर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर वो इंसुलेटिंग मीडियम नहीं रहता है, फिर वो कंडक्टिंग मीडियम हो जाता है। क्योंकि जिस मीडियम में मूव होने के लिए चार्ज हैं
तो वो तो कंडक्टिंग है। तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हो गए ना। तो किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम के एटम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आयनाइज कर दिया जाए, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम। तो किसी कंडक्टिंग मीडियम में कभी भी फील्ड बिल्टअप नहीं हो सकता है, लेकिन एक इंसुलेटिंग मीडियम में फील्ड बिल्टअप हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड इंसुलेटिंग मीडियम में भी क्रिएट नहीं हो सकता है। अब वो क्या किस स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पर जाकर के मीडियम आयनाइज हो जाता है, वो मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो मीडियम टू मीडियम बदलती है बात। लेकिन हर इंसुलेटिंग मीडियम एक लिमिटिंग वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस तक ही फील्ड उसमें जनरेट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड इंसुलेटिंग मीडियम में भी क्रिएट नहीं हो सकता है। और इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम में क्रिएट हो सकता है, दैट इज नोन एज इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम, ये जो इंसुलेटिंग वर्ड है, इंसुलेटिंग वर्ड को डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। कई क्वेश्चंस में, कई बुक में पढ़ते हुए डाई इलेक्ट्रिक वर्ड अब तक पढ़ लिया होगा। इंसुलेटिंग मीन्स डाई इलेक्ट्रिक, तो इंसुलेटिंग मीडियम मीन्स डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो हर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। एक हमने टर्म पढ़ी हुई है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग चीज है। वो चीज ये है कि कोई पेयर ऑफ Q1 Q2 में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो जैसे ही मीडियम में आ जाएगा तो ये फोर्स कम हो जाएगी। तो फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम का रेशो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि वो क्या है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम का रेशो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। मीडियम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्टअप होने दे सकता है, यानी इसको ऐसा भी समझे आप कि जब उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है तो मीडियम अब इंसुलेटिंग रहता ही नहीं है, मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है। तो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उस मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू को बोलते हैं जिस वैल्यू तक वो मीडियम, वो इंसुलेटिंग मीडियम अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को रिटेन कर पाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बिल्टअप किया तो वो इंसुलेटिंग मीडियम बिहेव ही नहीं करेगा, वो बिहेव करेगा कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात। जैसे अगर कहा जाए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर is 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब है कि 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जनरेट नहीं किया जा सकता है। अगर ये जनरेट होगा तो एयर जो है वो कंडक्टिंग बन जाएगी। और ये फिनोमेना हम बहुत ऑफन ऑब्जर्व करते हैं। आपने ड्यूरिंग रेन, एट द टाइम ऑफ रेन, जो लाइटनिंग होती है स्काई में, वो लाइटनिंग फिनोमेना क्या है? जो क्लाउड्स फॉर्मेशन है ना, तो क्लाउड एक सरफेस है और उस सरफेस पर, जैसे ये क्लाउड है, ठीक है, तो क्लाउड में क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स ना वो बहुत ज्यादा
कन्वेक्शन से मूवमेंट हो रहा होता है विद इन द क्लाउड, तो फ्रिक्शन से सरफेस पर चार्ज अपीयर हो जाता है। और ये अर्थ है, इस अर्थ एक कंडक्टर है, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो अर्थ में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहां कलेक्ट हो जाते हैं। यानी आपके पास अर्थ पर और क्लाउड के लोअर साइड पर ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्टअप हो जाता है, जिसके चलते इस रीजन में, क्लाउड और अर्थ के बीच के रीजन में, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्टअप हो जाता है। लेकिन इस क्लाउड का ये पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके अर्थ के नेगेटिव चार्ज के पास नहीं आ सकता है, बिकॉज द मीडियम इज इंसुलेटिंग, मीडियम इज कंडक्टिंग। तो ये पॉजिटिव चार्ज विद इन नो टाइम नेगेटिव चार्ज के साथ आकर के एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये बिल्टअप हो जाता है। अब जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस बढ़ता जाता है, तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। सो जिस समय हम देखते हैं ना लाइटनिंग हुई, उस समय क्या होता है, मोमेंटरीली इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड एयर में बिल्टअप हो जाता है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा ई हो जाता है। तो ऐसा होते ही एयर बन जाती है कंडक्टिंग, तो ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक तरह से न्यूट्रलाइज होता है और हमें स्पार्क ऑब्जर्व होता है बहुत स्ट्रांग। अच्छा, जैसे ही वो चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ तो चार्ज की वजह से ही तो ई था, तो जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज होता है तो चार्ज खत्म हो जाता है, तो खत्म होते ही ई भी खत्म हो जाता है। ई खत्म हो जाता है तो वो एयर जो कंडक्टिंग बनी थी वो फिर इंसुलेटिंग बन जाती है, क्योंकि एयर को कंडक्टिंग फील्ड ने बनाया, और जैसे ही फील्ड वहां से हटता है एयर फिर इंसुलेटर बन जाती है। तो इसलिए आपको मोमेंटरीली वो एक स्पार्क, एक फ्लैश ऑब्जर्व होता है। बात अलग है कि क्योंकि कंटिन्यूस ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्टअप हो रही है, तो एक बार लाइटनिंग हुई, थोड़ी देर फिर दोबारा हुई, तो बार बार भी हो रही होती है। लेकिन आप ये समझें कि जब भी लाइटनिंग होगी वो कहीं चार्जेस का आपस में न्यूट्रलाइज होना है, चार्जेस का एयर के थ्रू ट्रेवल होना है। तो एयर जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम है, उसके थ्रू चार्ज कैसे ट्रेवल करता है, तो एयर मोमेंटरीली कंडक्टिंग बनती है, एयर का इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो जाता है। किसी भी मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम में उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा फील्ड बिल्टअप करो तो जो आयनाइजेशन फिनोमेना हो गया, जिससे वो इंसुलेटर कंडक्टर बन गया, उसको बोलते हैं कि उस इंसुलेटिंग मीडियम का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो जैसे यहां ये सारी बात डिस्कस हुई है, तो बहुत कॉमन, क्योंकि हम स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के फील्ड के एक्सप्रेशन को जानते हैं, तो आपका सब क्वेश्चन भी आता है कि एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लो उसका रेडियस r है 0.5 मीटर, तो इसको कोई चार्ज दे दिया q। अब इनसाइड तो E जीरो है, लेकिन आउटसाइड तो E है, और आउटसाइड E जैसे जैसे रेडियली अवे होते जाएंगे तो E डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि E है k3r²। लेकिन नियर द सरफेस E क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां होना है? इस स्फीयर की अगर बात कर रहे हैं तो नियर दी सरफेस होना है। और जब हमने इसको चार्ज दिया और चार्ज देकर के सरफेस के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी, उस E की वैल्यू है kq/r²। ठीक है, और बाहर मीडियम सपोज एयर है, तो kq/r² जो E बना, इस E की वैल्यू अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई तो एयर क्या बन जाएगी? कंडक्टिंग। और जैसे ही एयर कंडक्टिंग बनेगी तो इस कंडक्टिंग बॉडी का ये चार्ज ये उस मीडियम में मूव होने के लिए फ्री हो जाएगा। अगर आप याद करें तो हमने इनिशियली समझा था
इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में ये चार्जेस आपस में ही एक दूसरे को रिपेल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। उस फोर्स के बावजूद ये चार्ज इस मीडियम में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मीडियम आगे इंसुलेटिंग है। सो द मोमेंट इस सराउंडिंग मीडियम कंडक्टिंग बनेगा तो इस रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस के चलते जो इन चार्जेस में आपस में हैं ये उस मीडियम में मूव हो जाएंगे। यानी जो इस स्फीयर के पास चार्ज था वो इस स्फीयर से निकलकर मीडियम में चला जाएगा, यानी लीक हो जाएगा, लीकेज ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है कि एक स्फीयर ऑफ रेडियस है 0.5 मीटर, एयर में रखा हुआ है, हम इसको चार्ज दे रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना चार्ज इस स्फीयर को दिया जा सकता है? देखो, जो चार्ज हम स्फीयर को देंगे वो स्फीयर के पास रहना चाहिए, लेकिन अगर आप इतना चार्ज दोगे कि उससे जो ई बनता है नियर द सरफेस वो इस स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएगा तो फिर वो चार्ज स्फीयर के पास रह नहीं पाएगा, वो चार्ज एयर में लीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि इस स्फीयर को मैक्सिमम कितना चार्ज दिया जा सकता है। तो ई का ये एक्सप्रेशन, ऐसे केस में ई जब भी बनाना है तो नियर द सरफेस बनाना है, क्योंकि अबे तो और कम हो जाना है। तो एयर के इलेक्ट्रिकली ब्रेक होने की सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां है? नियर द सरफेस। तो इस वैल्यू को इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कर दे और ये क्यू सॉल्व कर ले। तो ये जो क्यू आएगा ये मैक्सिमम क्यू है जो इस स्फीयर को दिया जा सकता है। तो खैर स्फीयर का तो ई हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। बट ये बात आप जनरल समझ के रखो कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में चार्जिंग करते चले जाएंगे तो एक लिमिट के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो चार्ज उस बॉडी में से लीक होकर के सराउंडिंग मीडियम में चला जाए। लेकिन वो होगा कब? जब आपके पास ये स्ट्रेंथ एक्सीड होगी तो। अच्छा, एक स्फीयर में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे सेम है। नियर द सरफेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिंग बॉडी में नियर द सरफेस जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा पॉइंट टू पॉइंट डिफर कर जाती है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता हो। यहां तो केस क्या है कि आर सेम है, यानी सिग्मा चारों तरफ सेम है। तो जिस मोमेंट पर जो भी ई बनना है वो सरफेस पर सेम ही बनना है, यानी जब एयर ब्रेक होगी तो पूरे सरफेस पर ब्रेक होगी, पूरे सरफेस पर ब्रेक होगी तो हर तरफ से चार्ज मीडियम में चला जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी ऐसी ना हो, अगर ये बॉडी ऐसी है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता है, हमने एक इस तरह की बॉडी ऑलरेडी क्लास में पहले भी बनाई थी जिसमें ये डिस्कस किया था कि अगर यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है तो ए पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और बी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। तो ऐसी बॉडी, ये कंडक्टिंग बॉडी है, इस बॉडी को जब चार्ज देंगे तो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। अगर पॉइंट ए इस बॉडी में वो पॉइंट है जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ए के नियर सबसे स्ट्रांग होगी। तो आप चार्ज बढ़ाते जाओ तो आपके पास सरफेस के नियर हर पॉइंट पर अलग अलग फील्ड होगा, लेकिन फील्ड हमेशा मैक्सिमम कहां होगा? नियर ए। तो चार्जिंग करते जाओ तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन एयर का ए पॉइंट के पास में होगा, बाकी कहीं भी अभी उतनी सिग्मा नहीं है, बाकी हर पॉइंट पे सिग्मा क्या है? कम है। तो जैसे ही यहां ब्रेक होगा तो इस बॉडी का पूरा चार्ज पॉइंट ए से होकर के मीडियम में लीक कर जाएगा। एक स्फेरिकल बॉडी थी
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरे सरफेस का सेम था। तो जब लीकेज होनी है तो हर तरफ से होनी है। लेकिन जब एक बॉडी इस तरह से है, जैसे आप फ्लूइड भर लें किसी कंटेनर में, तो प्रेशर है, अब जहां सबसे वीक है वहां पंचर हो जाएगा और मास बाहर चला जाएगा। ऐसे ही यहां एक तरह से कंडक्टिंग बॉडी में वो पोर्शन, सरफेस का वो पार्ट जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होता है, तो उस पार्ट में या उस पार्ट के थ्रू सबसे पहले चार्ज के लीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये सब बात आपको एज रिजल्ट ध्यान रखनी है कि इस बॉडी को चार्ज देते जाएं तो लीकेज ऑफ चार्ज कहां पर पहले होगा, ए पर होगा या बी पर होगा? तो आंसर देना है कि ए पर होगा। और अगर इस बॉडी में अगेन इस तरह के कोई शार्प पॉइंट बना दिए जिसको आप स्पाइक्स बोल देते हैं, तो ये बात डिस्कस है पहले कि ऐसे किसी शार्प पॉइंट के नियर ई बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इस शार्प पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो है, तो ऐसी बॉडी में आप थोड़ा सा ही चार्ज दो, जैसे उस स्फीयर का केस डिस्कस किया ना, उसमें तो एक सिग्निफिकेंट चार्ज देने के बाद जाकर कहीं एयर ब्रेक होती है। बट ऐसी किसी कंडक्टिंग बॉडी में जहां कोई शार्प एज बना हुआ है, आप इसको थोड़ा सा चार्ज दो, इस पॉइंट पर वेरी लार्ज सिग्मा होने की वजह से इस पॉइंट के नियर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जिससे एज ए रिजल्ट यहां से लीकेज स्टार्ट हो जाती है, यहां पर एयर ब्रेक हो जाती है। तो एक ऐसी कंडक्टिंग बॉडी जिसमें शार्प एज बने हों, शार्प पॉइंट्स बने हों, वो बॉडी बहुत थोड़ा सा ही चार्ज होल्ड कर सकती है। उसको थोड़ा सा ही चार्ज दो तो चार्ज उन शार्प एंड्स के थ्रू मीडियम में लीक हो जाते हैं। और क्योंकि उस खास एक ही पॉइंट से चार्ज जहां भी लीक होता है वहां हल्का स्पार्क सा ऑब्जर्व हो जाता है। तो इस तरह के लीकेज ऑफ चार्ज को फ्रॉम द शार्प एंड्स, लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम sharp ends of a conductor is known as कोरोना डिस्चार्ज। एक नेम है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट जो पोटेंशियल की सारी बात हम स्टडी कर रहे हैं, उसी में एक कॉमन सा एक केस कि एक मान लो स्फेरिकल कंडक्टर है, और ये कंडक्टर भी हो सकता है, शेल भी हो सकता है। एम है कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ठीक है ना। आई कैन कॉल कि ये स्फेरिकल कंडक्टर सॉलिड है, या मैं कह सकता हूं शेल है, बट कंडक्टर भी हुआ तो चार्ज तो सरफेस पर ही आएगा। और ये सराउंडेड है बाय ए कंडक्टिंग शेल और कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। ये रेडियस है R2, ये स्फीयर A, ये शेल B। मैं इनर वाले को भी शेल नाम बोल देता हूं, शेल A। तो ये शेल A है, शेल B है। दे आर कंसेंट्रिक, दे आर कंडक्टिंग। तो सपोज शेल A यानी जो इनर है, इसके पास कुछ चार्ज है और चार्ज है Q1। ऐसे ही शेल B के पास चार्ज है और ये चार्ज है Q2। ठीक है। तो इस Q1 चार्ज यानी शेल A B के इन्फ्लुएंस में है, B A के इन्फ्लुएंस में है। दो डिस्ट्रीब्यूशन हैं। अगर मुझे
शेल ए के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना है क्योंकि वो कंडक्टिंग है। तो मैं अगर शेल ए के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल ये चेक करूं, तो मीडियम में जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनके पोटेंशियल के रिजल्ट आपने किए हुए हैं। देखो, इस शेल ए पर कोई पॉइंट लिया जाए, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही है, मैं उसका नाम उसको वी ए बोल देता हूं, पोटेंशियल ऑफ शेल ए। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 जिसका रेडियस है R1 और ये पॉइंट उसके सरफेस का पॉइंट है। तो Q1 का पोटेंशियल है KQ1 बाय R1, ठीक है। लेकिन यहां शेल बी पर Q2 चार्ज भी है, तो Q2 का भी पोटेंशियल होना है इसके ऊपर। तो Q2 के इनसाइड है वो पॉइंट, इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड है, और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इनसाइड अगर चार्ज रहेगा, पॉइंट रहेगा, तो पोटेंशियल क्या है, सेम एज दैट ऑन दी सरफेस। तो Q2 चार्ज का पोटेंशियल जब इनर शेल पे बनाओगे तो वो वही होगा जो Q2 के सरफेस पर है। Q2 की वजह से इनसाइड हर पॉइंट का पोटेंशियल KQ2 बाय R2 है। सिमिलरली आप आउटर शेल पर कोई पॉइंट ले लें, उसका नाम रख दिया मैंने VB, तो इस पर भी Q1 का भी इफेक्ट आना है, Q2 का भी इफेक्ट आना है, लेकिन Q1 के लिए ये पॉइंट कहां है, बाहर है। तो क्या होगा, KQ1 बाय R2, KQ1 बाय R2, और इसका क्या होगा, ये तो सरफेस ही है, तो KQ2 बाय R2। अरे समझ में, इस तरह से A और B हमने बना लिया। लेकिन अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, VA माइनस VB, पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये KQ2 बाय R2 कैंसिल हो जाएगा, और KQ1 बाहर कॉमन ले लें तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये आपके पास VA माइनस VB। तो ये बात में खास बात क्या है, तो सिंपल है, एज क्वेश्चन आता है हम सॉल्व करते हैं, बट यहाँ एक बात एज रिजल्ट समझनी है कि जब भी दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स का केस होगा, उसमें आप जब पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो कहीं Q2 नहीं है, यानी देयर आर टू शेल्स, शेल A एंड शेल B। शेल A भी चार्ज है, शेल B भी चार्ज है, लेकिन इन दोनों शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस जब सॉल्व हुआ तो उसमें Q1 ही है, Q2 नहीं है। तो ये बात एज रिजल्ट याद रखनी है कि कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस आउटर शेल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनर शेल के ही चार्ज पे डिपेंड करता है। यानी अगर कहीं इनर शेल का चार्ज 0 होता तो ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना होता, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होता। आउटर शेल के पास चार्ज हो ना हो, इस डिफरेंस को उससे कोई लेना देना नहीं है। इस रिजल्ट पर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि हमारे पास एक पेयर ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स था, इसके शेल ए के पास कोई चार्ज था Q1, शेल के पास था Q2 और कोई पोटेंशियल डिफरेंस था V। देन क्वेश्चन है कि हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स विल बी इफेक्टेड, will be changed if the charge of outer shell is doubled, charge of outer shell is reduced to half, means outer shell के चार्ज को हमने चेंज कर दिया। तो आंसर है कि आउटर शेल के चार्ज से तो डेल्टा भी डिसाइड ही नहीं होता है, तो आउटर शेल के चार्ज को आपने डबल किया, हाफ किया, कुछ भी किया, आपने Q1 चेंज नहीं किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेल्स चेंज नहीं होगा, ठीक है।
और इसी से जुड़ती हुई नेक्स्ट एक बात, वो भी एज रिजल्ट, जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, अगर हमने इनको किसी कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया तो इनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। वो अलग बात है कि जीरो करने के लिए ये बॉडीज आपस में कोई चार्ज एक्सचेंज करेंगी, किसी बॉडी 1 से 2 में या 2 से 1 में चार्ज फ्लो होगा और ये इक्वल पोटेंशियल पर आ जाएंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये एक एज फैक्ट बात है और वो रहनी है, बॉडीज कंडक्टिंग होनी चाहिए। फिर वो बॉडीज की शेप क्या है उस सबसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। दो कंडक्टिंग बॉडीज कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहां ये बनता है कि हमारे पास ऐसे दो शेल्स थे, एक इनर एक आउटर। इनर के पास चार्ज था Q1, आउटर के पास था Q2। जैसे हमने वहां एग्जांपल किया था कि एक शेल स्फेयर है, उसके पास चार्ज है Q1, एक के पास है Q2, वायर से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद इसका फाइनल चार्ज क्या है, इसका फाइनल चार्ज क्या है, तो टोटल जो चार्ज था वहां पर वो कौन से दो स्फेयर्स थे, प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यहां बात अलग है, यहां दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में हैं, बल्कि एक तो उसके अंदर है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनाते हैं कि इस तरह के दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स थे, इनर हैविंग चार्ज Q1, आउटर हैविंग Q2। अगर हम इन दोनों कंडक्टिंग शेल्स को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें तो इनके बीच में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। तो बेसिक बात क्या कि अगर ये दो कंडक्टिंग बॉडीज ज्वाइंड बाय कंडक्टिंग वायर होंगी तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो होना ही है। और पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन ये है, इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि ये वैल्यू अगर जीरो हुई तो Q1 को ही जीरो होना है, बाकी सब तो नॉन जीरो ही है। यानी कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स में आपने एज रिजल्ट याद रखना है, इसके पास चार्ज था Q1, इसके पास था Q2, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 तो बदलना नहीं है, वो तो वही रहना है। लेकिन जैसे ही हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे, इनर शेल के पास चार्ज, फाइनल चार्ज जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीरो होकर के ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना है। तो ये चार्ज जीरो हो जाएगा तो फिर टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड है, तो सारे का सारा Q1 प्लस Q2 चार्ज वो आउटर शेल के पास होगा। यानी फाइनली इनर शेल के पास चार्ज जीरो होगा और आउटर शेल के पास चार्ज Q1 प्लस Q2 होगा। तो क्या रिजल्ट है कि इस तरह के दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स को अगर हम एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें तो इनर शेल का सारा चार्ज आउटर शेल को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इनर शेल का चार्ज जीरो हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे हमने एक पेयर के लिए Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इस पेयर की एक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय r एज रिजल्ट समझी है। तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस का सिस्टम है, जैसे कि Q1 Q2 Q3, ये बात ग्रेविटेशन में भी डिस्कस हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो U सिस्टम, तो ऐसे केस में जितने भी ये चार्जेस हैं आपने एज पेयर हर पेयर की एनर्जी लिख लेनी और ऐड कर देनी। ये Q1 Q2 में ये
डिस्टेंस है सपोज R1, Q1 Q3 में ये है R2 और Q2 Q3 में ये है R3 सपोज। तो U सिस्टम K Q1 Q2 बाय R1 एक पेयर, दूसरा पेयर K Q2 Q3 बाय R3 और एक तीसरा पेयर क्या है ये K Q1 Q3 बाय R2। ये आपके पास U सिस्टम है। कितने भी चार्ज हो, 3 4 5 कोई भी सिस्टम हो, जितने पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स हैं हर पेयर की एनर्जी लिख ली जाती है। ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज सिस्टम नहीं आता है, लेकिन ये 3 का कॉमन आ जाता है। तो ऐसा केस हमने ग्रेविटेशन में किया हुआ है, तो ये एक बात ध्यान रखें। और इसी से लिंक करते हुए ग्रेविटेशन में भी हमने एक सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की थी फॉर ए सॉलिड स्फीयर एंड फॉर ए हॉलो स्फीयर। तो ऐसे ही यहाँ भी ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज Q है लेकिन वो सारा चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पर है और उसका रेडियस R, और सेल्फ U है। ये क्या है, इनफाइनाइट dq का सिस्टम है। तो U सेल्फ, अब वहां जिसको G बोलते हैं या उसको K बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास ये रिजल्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये KQ बाय 2R है। हमने ग्रेविटेशन टॉपिक के अंदर इस सब बात को डिराइव किया था। ग्रेविटेशन में फॉर ए हॉलो स्फीयर आपके पास जो U है वो KQ स्क्वायर माइनस GM² बाय 2R है, और G का यहाँ क्या हो गया, K हो गया। और साइन तो देखो, ये यहाँ साइन आना है आपका चार्ज से, और ये चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन का स्क्वायर हो जाना है। यानी ये पोटेंशियल U सेल्फ पॉजिटिव ही होनी है, क्योंकि ये चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब भी रिपल्शन है बिटवीन ऑल DQ, तो U सिस्टम क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो चाहे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है चाहे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, U सेल्फ पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। और K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आपके पास। ऐसे ही ये केस, मैं ये रिजल्ट आपको डिराइव नहीं करा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। एज रिजल्ट इसको याद रखें, ठीक है। और अगर ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, आई गेस चार्ज Q ही है। तो ग्रेविटेशन में अगर आपको याद है तो फॉर ए सॉलिड स्फीयर आपके पास रिजल्ट था कि जो U सेल्फ है वो -3GM² बाय 5R रिजल्ट था। तो सेम U सेल्फ होगी पॉजिटिव ही, बट G की जगह क्या आ जाना, K। सो 3/5 KQ² बाय R। अब बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, क्योंकि इस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहती है, तो वो लिख देते हैं। यानी ये क्या बना देते हैं इसको कि ये Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ठीक है ये भी, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, K। ऐसे यहां पर अगर ये पुट कर देंगे तो ये बन जाता है 3Q² बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात को भी यहां समझ लें। और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे इस सिस्टम में Q1 Q2 के सिस्टम में जो U है वो क्या है,
वो है K Q1 Q2 बाय R। तो U पूछने की बजाय इस बात को ऐसा भी पूछते हैं कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू अरेंज दिस सिस्टम। का मतलब ये ना कि इनफाइनाइटली अवे ये चार्जेस थे और इनको इस पोजीशन पर स्टेशन किया गया। उसी को करने के लिए इन्फिनिटी से लाने का ही तो वर्क का नाम था पोटेंशियल। तो इसको ऐसा भी पूछते हैं कि इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को ऐसा अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ा है। तो आंसर है K Q1 Q2 बाय R। ऐसे ही कोई सिस्टम दे दिया जाए, जैसे वो 3 चार्ज सिस्टम दिया Q1 Q2 Q3, तो इस Q1 Q2 Q3 चार्जेस को यहां असेंबल करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड है, यानी आपने यू सिस्टम माननी है। कोई एक स्फीयर है ऑफ रेडियस R, इसको चार्ज करना है। कंडक्टिंग स्फीयर तो सरफेस पे चार्ज आएगा। जब वॉल्यूम की बात होती है तो इंसुलेटिंग स्फीयर होता है। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R को Q चार्ज करने के लिए हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। तो आंसर है U सेल्फ, K Q स्क्वायर बाय 2R। R रेडियस की वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिल्टअप करना है एंड द टोटल चार्ज इज Q। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, इट इज U सेल्फ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ वर्क डन की बात को भी थोड़ा समझ के रखें। तो पोटेंशियल की ये सारी बात समझ लेने के बाद नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ये समझना है। ये एक ऐसी चीज है जो अब डिस्कस हो रही है, जो ग्रेविटेशन में डिस्कस नहीं हुई। अब तक हमने जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा वो मोर और लेस ग्रेविटेशन वाली ही सारी बात थी। अभी जो पॉइंट अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बात ग्रेविटेशन में डिस्कस नहीं होती है। देखो, एक चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, वो फील्ड में जो भी फोर्स है वो फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, तो विजिबल तो हो नहीं सकती वो। लेकिन उस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस स्पेस में कोई चार्ज आ गया तो चार्ज पे फोर्स लग जाएगी। ये बात को कहने के लिए, यानी हम थ्योरेटिकली जो बातें पढ़ रहे हैं, तो किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, उसका एक पिक्टोरियल व्यू बनाने के लिए, जैसे आप कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है, आप सबने पेंटिंग्स ड्राइंग एज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ आपने। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, एक लैंप ग्लो कर रहा है, जब हम एक ड्राइंग बनाते, एक पिक्चर बनाते, तो वहां हम उस सोर्स ऑफ लाइट के चारों तरफ कुछ लाइंस बना देते हैं। जैसे ये सन है, तो सन शो करना है किसी पेंटिंग में, किसी ड्राइंग में, तो ऐसा सन तो नहीं लिखते उसके अंदर। ये बनाया और बना करके हम ऐसा सा कुछ ये शो कर देते हैं। ये आपने इस एनर्जी रेडिएटेड को एक पिक्टोरियल व्यू दिया। तो ऐसे ही अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई पिक्टोरियल व्यू दिया जाए कुछ लाइंस की हेल्प से। दोज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, वो लाइंस है नहीं वहां कुछ भी। दोज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब जब आप लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, तो कहीं उस फील्ड की इंफॉर्मेशन लाइंस से ही मिल जाए, ऐसा कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो लाइंस ड्रॉ तो की जाएंगी टू रिप्रेजेंट द फील्ड, लेकिन उन लाइंस को कैसे ड्रॉ करना, उसके लिए कुछ रूल्स फिक्स कर लिए हैं कि आर्बिट्रेरी कहीं नहीं बनानी है लाइंस आप ड्रॉ करें टू शो द फील्ड, लेकिन लाइन ड्रॉ करते समय यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। उससे हेल्प क्या हो जाएगी, उससे जो भी कोई उस फील्ड की पिक्चर को देखेगा,
तो उसको अबाउट द फील्ड कुछ नॉलेज भी मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो उसमें दो ही रूल्स हैं। एक तो ये कि फील्ड को जब भी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मीडियम या कहीं भी स्पेस में कितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, एट वन पॉइंट तो नेट फील्ड एक ही होता है ना भाई। नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो किसी पॉइंट पर फील्ड जब बनाते हो तो हर चार्ज का फील्ड बना लेते हो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, तो फाइनली ई नेट तो एक ही होता है ना। यानी स्पेस में जहां फील्ड होगा उस स्पेस में एक पॉइंट पर एक ही फील्ड होगा, यानी एक ही ई वेक्टर होगा, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा। यानी एक ही पॉइंट पर नेट फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो रूल नंबर 1 ये है, जो मेजर रूल है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जब बनाई जाएंगी तो हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके बनाना है कि हम उस लाइन पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये फील्ड मैंने ऐसी लाइंस से रिप्रेजेंट किया, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो फील्ड लाइन पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो लाइंस ऐसे ड्रॉ होनी है कि एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट टू द लाइन लाइक दिस, अब ये एक कर्व्ड लाइन थी, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की डायरेक्शन ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? Field line should be drawn in such a way that at any point on the line, tangent to the line gives the direction of field at that point. If I select the point B, तो B point पर जो tangent to line है वो ये है, तो tangent to the line at B gives the direction of field at B. अरे समझ में? तो आपको फील्ड जब भी लाइन से शो हुआ होगा, जिसने भी फील्ड लाइंस ड्रॉ की उसने इन रूल्स को फॉलो करके ही की, तो आपको लाइंस की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ फील्ड का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड ये कि नंबर ऑफ लाइंस, जैसे ये आपने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, स्पेस में तो हर पॉइंट पे फील्ड है, ये लाइंस ड्रॉ की, तो लाइंस का नंबर जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लाइंस, तो ये लाइंस की डेंसिटी मतलब कंपैरिजन करने के लिए ये हेल्प करेगी बात। जैसे इस रीजन में फील्ड है और यहां ये लाइंस हैं, तो यहां देखें यहां ज्यादा लाइंस है, क्राउडेड है ये लाइंस है, यहां पर क्राउड ऑफ लाइंस कम है। तो ये जो डेंसिटी भी बोलते हैं इसको कि कितनी लाइंस पर यूनिट एरिया पास हो रही हैं, तो ये जो डेंसिटी ऑफ लाइंस हैं ये कहीं स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का कंपैरिजन कराती हैं। जैसे यहां पर एक पॉइंट है ए, यानी ये जो रीजन है स्पेस में, ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, अगर ये फील्ड लाइंस शो की गई तो नो डाउट फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट से आएगी। बट इस पिक्चर से हम ये आइडिया लगाएंगे कि इस रीजन में जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, इस रीजन में जो फील्ड की स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली कम है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से किसी पॉइंट पर क्या फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है ये जज नहीं कर सकते। हम सिर्फ टेंजेंट टू द लाइन की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी जज कर सकते हैं। लेकिन लाइंस की डेंसिटी, लाइंस का नंबर कहीं हमें कंपैरिजन ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। जहां पर लाइंस कंपैरेटिवली ज्यादा क्राउडेड हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली। समझना इस बात को
दो रीजन्स के फील्ड को कंपेयर करने के लिए उस रीजन में लाइंस किस तरह से क्राउडेड हैं ये चेक किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस बात को समझें कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एक टर्म यूनिफॉर्म फील्ड, वो कौन सा फील्ड होता है जहां हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। अगर हर पॉइंट पर सेम ही डायरेक्शन है तो हर पॉइंट पर टेंजेंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे ही एज रिजल्ट याद रखें कि जब भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर बनानी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो लाइंस हमेशा पैरेलल लाइंस होंगी, वो लाइंस हमेशा आपस में इक्वी स्पेस्ड होंगी, लाइक दिस। इक्वी स्पेस होना भी जरूरी है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ लाइंस है कि कहीं ज्यादा क्लोज कहीं ज्यादा अवे, वो नहीं होगा, क्योंकि वैसा हो जाएगा तो जहां लाइंस ज्यादा क्लोज हैं वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली। और हम क्या बोल रहे हैं कि फील्ड है यूनिफॉर्म और फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विस्पेस्ड स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी।